नमस्ते भारत। मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल सारे सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। तो उसी कड़ी में साइंस के अंतर्गत मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। उसके बाद जो भी आपका चैप्टर रहेगा, चाहे क्लास 8 रहे, 9th रहे, 10th रहे, जो भी आपका क्लास का होगा वो इसी इंट्रो के बाद आपका वीडियो डलते चला जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साइंस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइंस एक वृक्ष है और इस वृक्ष की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब सवाल आता है कि साइंस क्या है सर? साइंस किसे कहेंगे हम? तो साइंस कर्मबद्ध एवं सूत्रबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहेंगे हम लोग। कर्मबद्ध एवं सूत्रबद्ध ज्ञान को विज्ञान। कर्मबद्ध का मतलब हुआ कर्म, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आप स्टडी कर रहे हैं और यहां के बाद वहां चले गए, नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप होता है। कर्मबद्ध एवं सूत्रबद्ध। सूत्रबद्ध कहने का मतलब हुआ कि उस स्टडी के दौरान जो आपने स्टेप फॉलो किया है, आपने किस प्रकार से फार्मूला का यूज किया है, हाँ, वो सारा कुछ उस विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान विज्ञान कहने का मतलब हुआ कि विज्ञान पूरी तर्क पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आप बोल दिए, कुछ भी लिख दिए, नहीं, उसका बाकायदा क्या होना चाहिए, पूरा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जो आपने चीजों को बताया, जो आप चीजों को बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, तभी वो साइंस का मतलब है। अदरवाइज नहीं तो साइंस का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि साइंस की 3 शाखाएं हैं, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स है और केमिस्ट्री। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और इधर फिजिक्स है। अब हम लोग जान लेते हैं कि साइंस कहां से निकल करके आया। तो साइंस अंग्रेजी में इसे साइंस कहते हैं और साइंस एक लैटिन शब्द का है रूप, यानी लैटिन शब्द का है ये रूप, और इसे लैटिन में साइंटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? साइंटिया। समझे? इंग्लिश में साइंस कहते हैं और इसे लैटिन भाषा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये इसे लैटिन भाषा में इसे साइंटिया कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में इसी साइंस को विज्ञान, और जिसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो आप ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान। आप इतने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका आप फादर जानते होंगे, लेकिन साइंस का फादर आप नहीं जानते होंगे। साइंस का फादर किसे कहा जाता है, यानी साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो साइंस का पिता किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर ना बहुत सारे वैज्ञानिकों का क्या है, योगदान है यहाँ पे। लेकिन जिन वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा योगदान है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर, ये महापुरुष, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने साइंस के संदर्भ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से इन्हें साइंस का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी वैज्ञानिक हैं जिन्हें साइंस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये उन वैज्ञानिकों में से सबसे ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं साइंस का पिता यानी फादर ऑफ साइंस इज नोन एज गैलीलियो गैलीली। ये इटली के रहने वाले एक व्यक्ति थे, समझ गए? इटली के रहने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी चीजों को खोज किया। जैसे दूरबीन है, तो दूरबीन का इन्होंने ही खोज किया था, गैलीलियो गैलीली। बाकी आप इस इंटरफेस को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वृक्ष है, और इस वृक्ष की जो जड़ें, ये वृक्ष की जो जड़ें हैं वो साइंस है, और साइंस की ये 3 शाखाएं हैं, और इन शाखाओं में हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का इंट्रो क्लास है,
तो हम यहाँ पर बेसिक चीजें आपको बताएंगे। आइए दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन फिजिक्स। अब हम समझते हैं कि फिजिक्स कहेंगे किसे हम, फिजिक्स किसे कहा जाता है, फिजिक्स कहते किसको है। तो भौतिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, या भौतिक किसे बोलेंगे हम, तो जहां पर हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स इज द साइंस, फिजिक्स क्या है, तो साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, तो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक आप जानते होंगे, हमारे इर्द गिर्द जो अभी आप देख रहे हैं, जो भगवान के द्वारा बनाया गया वो हर चीज क्या है, प्राकृतिक है। और प्राकृतिक घटना का मतलब हुआ जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, हाँ, लाइट का चमकना, हीरे का चमकना, या फिर और भी रेनबो का बनना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो प्राकृतिक घटनाओं को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये किसका देन है बाबू, तो फिजिक्स का ही देन है। ठीक है, फिजिक्स का परिभाषा हम आपके साथ शेयर कर दिए, उदाहरण भी आपको बता दिए कि उदाहरण इसके अंदर क्या क्या आएगा। जैसे प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप इसको कि रेनबो हो गया, फिर लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, हीरे का चमकना, दिन और रात का होना, तारे का टिमटिमाना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फिजिक्स के। ठीक, भौतिक को ग्रीक भाषा में फ्यूसिस कहा जाता है और इसे इसका एक्चुअल जो मतलब होता है वो नेचर होता है, यानी प्राकृतिक इसका मतलब होता है। प्राकृतिक यानी भौतिक विज्ञान में ये दो महारथी का सबसे बड़ा योगदान हमारे पास रहा है। दो महारथी, फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये व्यक्ति का जो नाम है, इनका नाम है न्यूटन। न्यूटन, और इन्हें तो कौन नहीं जानता है, ऐसे दोनों व्यक्ति को कौन नहीं जानता है। ये आपके न्यूटन साहब है और ये है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है और ये न्यूटन है। ये दोनों फिजिक्स के अंदर एक बोलते हैं ना कि क्रांति लेकर के आए, कि फिजिक्स भी कोई चीज होता है, ये सारे चीज के बारे में ये दोनों वैज्ञानिक बताए, लोगों को समझाए। उसके बाद अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। फिजिक्स को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में से बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब हुआ क्या चीज, शास्त्रीय भौतिक। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप ध्यान से सुनिए, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब हुआ जो हमारे पास नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। नेचर में जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारे पास है, हम उसे नया इन्वेंशन नहीं किए, बल्कि उन्हीं चीजों को हम एक नाम दिए हैं, उसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, क्या इससे पहले अगर किसी चीज को ऊपर अगर फेंका जाए तो क्या इससे पहले नीचे नहीं आता था, तो आता था, लेकिन इसके बारे में कोई जानते नहीं थे। सबसे पहले न्यूटन साहब ने इन चीजों को समझा, जाना और लोगों को बताया कि ऊपर से वस्तुएं नीचे इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बल है और उस बल का नाम हम लोग देंगे गुरुत्वाकर्षण। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है या गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो एक क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, यानी ये पहले से नेचर में था हमारे पास। उसके अलावा गति के, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये ऑलरेडी पहले से नेचर में था और इसे लोगों को पता नहीं था, लेकिन इनका नाम और इसके बारे में लोगों को बताए कि ये गति का नियम है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ग्रेविटेशनल का नियम आप समझ रहे हैं, ये सब के सब क्या है बाबू, आपके क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन साहब को प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्राचीन यानी बहुत पुराने, ये प्राचीन भौतिक विज्ञान का अगर पिता के नाम लेंगे तो क्या नाम लेंगे हम, न्यूटन साहब को नाम देंगे हम। उदाहरण अभी जस्ट आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स का उदाहरण क्या होता है, न्यूटन के गति का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर ग्रेविटेशनल नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये जितने सारे नियम हैं वो सब किसके अंतर्गत चले आते हैं,
क्लासिकल फिजिक्स। अगर इनके जन्म की बात करें तो न्यूटन साहब का जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी 1643 ईस्वी में या ब्रिटेन के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके देहांत इनकी मृत्यु की बात करें तो 3 मार्च 1727 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और ये इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे विद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा को यानी हायर एजुकेशन को इन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो उम्मीद है आप क्लासिकल फिजिक्स के बारे में आप जान चुके होंगे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। उसके बाद आइए मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक जो आज हमारे नेचर में है, जैसे आप हर चीज को आप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, रोबोट देख रहे हैं, उसके बाद इतने सारी टीवी देख रहे हैं, गाड़ियां मॉडिफिकेशन होकर के आ रही है, गाड़ियां मॉडिफाइड होती चली जा रही है, बहुत एडवांस एडवांस चीजें आपको, बहुत सारे मशीनें इतने एडवांस हो गए कि जिसका कहना नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो ये ऑनलाइन भी किसका देन है? तो ये मॉडर्न फिजिक्स का ही देन है। काश अगर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अगर इस मॉडर्न फिजिक्स को अगर इन्वेंशन नहीं किए होते तो आज मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा होता। ठीक है, चाहे आप ये बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज यूज नहीं कर रहे होते, ये मॉडर्न फिजिक्स का ही देन है कि आज बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर तरह की चीजें हम मॉडर्न तरीके से यूज करने लग रहे हैं। तो आधुनिक फिजिक्स का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अभी हम जस्ट आपको समझाए, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, रोबोट हो गया। रोबोट में भी ऐसे ऐसे रोबोट हैं, जैसे आप सोफिया नामक रोबोट आप सुने होंगे। सऊदी अरेबिया का एक ऐसा रोबोट है जिन्हें एक नागरिकता भी प्रदान है। जैसे नागरिकता कहने का मतलब है जिस देश में आप रह रहे हैं वहां का हर अधिकार आपको प्राप्त हो, यानी ह्यूमन राइट्स। यानी वो ऐसा रोबोट, सोचो एक मशीन है किंतु उसे नागरिकता प्राप्त है, उसे ह्यूमन राइट्स प्राप्त है। वह मतलब जिस देश में रह रही है वहां के हर चीजों को वो कर सकती है। ठीक है, भारत में उसी तरह से आपका एक रोबोट, एक नहीं मतलब ऐसे तो बहुत सारे रोबोट है, जिसमें पहला रोबोट आपका है मानव। इसके अलावा और भी रेशमी है, रेशमी भी रोबोट भारत की ही है। ठीक है, तो भारत भी कहीं किसी से पीछे नहीं है, ये भी लगातार कड़ी से कड़ी कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके चलने लग रहा है। तो ये आधुनिक फिजिक्स का ही देन है। नेक्स्ट अगर इनके जन्म की बात करें तो 14 मार्च 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये। इनके मृत्यु कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1955 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ये देखिए इनका, आप कहीं ना कहीं जब भी आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप नाम लेते हैं तो एक चीज आपको जरूर इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा, आपको E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर इनसे जरूर आपको जुड़ता हुआ मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि E बराबर MC स्क्वायर एक्चुअली में होता क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, इससे पहले न्यूटन यानी 1905 से पहले कोई ये नहीं जानता था कि द्रव्यमान और एनर्जी दोनों सेम है, दोनों लोग अलग अलग मानते थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले द्रव्यमान और एनर्जी के बीच एक इक्वेशन क्रिएट किया और उस इक्वेशन में बताया इन्होंने कि जब किसी भी मास को, E बराबर MC स्क्वायर का मतलब समझा रहे हैं आपको, जब किसी मास को लाइट की अगर दुगनी गति से, लाइट आप जानते हैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, लाइट की दुगनी गति से अगर उसे हम ट्रेवल करवाएं, तो यकीनन वो मास द्रव्यमान नहीं रहेगा बल्कि वो इसमें बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वापस एक बार देखिए, फिर से सुनिए आप। हम क्या बोल रहे हैं? E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर का मतलब हुआ कि यदि द्रव्यमान को, जैसे ये पेन है, सपोज करो ये 50 ग्राम का पेन है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को लाइट की दुगनी गति से, लाइट ऑलरेडी कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो लाइट की दुगनी स्पीड से इसको, लाइट की दुगनी, ऐसे ना है कि ये बिग दलिए और एनर्जी ऐसे बिग दिए एनर्जी नहीं, इसको ना लाइट की दुगनी स्पीड से अगर फेंक दिया जाए
तो ये मार्कर नहीं रहेगा, ये मार्कर नहीं, ये एनर्जी में बदल जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन का E बराबर mc² का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है बात आप समझे होंगे। कोई भी चीज को, बोर्ड को, पोडियम को, कुछों को उठा कर करके अगर लाइट के दुगनी स्पीड से अगर आप फेंक देंगे, कोई भी मास वाले पार्टिकल को उठा करके अगर फेंक देंगे, तो उम्मीद है वो लाइट के दुगनी स्पीड से आप फेंकिएगा तो वो फिर द्रव्यमान में नहीं बल्कि वो मास में क्या हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान में नहीं बल्कि वो एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज लोगों को बताए थे कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए मैं इस चैनल पर आपको संपूर्ण फ्री पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू भारत।